मैं ज्योतिष शास्त्र रमेश चौबे पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष एक जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। ये एक जातिका की जन्म कुंडली है, एक युवती का जिनका उम्र 38 वर्ष और 5 माह का है। इन्होंने मुझसे 2 सवाल पूछे हैं। मुख्य रूप से इनका 2 ही सवाल मुझसे है और दोनों ही सवाल अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। और वो लोग जो ज्योतिष को सीख रहे हैं उनके लिए ये कुंडली का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इनका उम्र 38 वर्ष का तो हो गया है, लेकिन अभी तक इनका विवाह नहीं हो पाया है। ये एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं। सरकारी नौकरी के लिए इन्होंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन सरकारी नौकरी भी इनको नहीं मिली। तो इनका सवाल यह है कि क्या मेरा विवाह होगा, क्योंकि उम्र काफी ज्यादा हो चुका है, और क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगा। शिक्षा तो इनका अच्छा हुआ, शिक्षा इन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील रह गई, प्रयत्न करती रह गई, लेकिन नहीं मिला और साथ ही विवाह नहीं हुआ। तो आइए चलते हैं इनके कुंडली की तरफ और देखते हैं क्या इस कुंडली में विवाह और सरकारी नौकरी है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलूंगा ग्रहों की डिग्री की तरफ। तो यहाँ पे जो लग्न है, इनका जो लग्न का मान है वो 13 अंश, रवि 0 अंश पे, चंद्रमा 28 पे, मंगल 4 अंश पे, बुध 23 अंश पे, गुरु 15 अंश पे, शुक्र 18 अंश पे, शनिदेव 27 अंश पे, राहु 15 अंश पे, केतु 15 अंश पे। लग्न इनका धनु, राशि इनका सिंह। अब सबसे पहले हम चले आते हैं इनके कुंडली के 7वें भाव पे, क्योंकि यही दाम्पत्य का भाव है। तो मैं आपको बता दूं इनके कुंडली के 7वें भाव में राहु देव बैठे हुए हैं। तो 7वें भाव में राहु बैठे हैं कैसे? तो यहाँ राहु मिथुन राशि में उच्च के माने गए हैं। तो राहु यहाँ उच्च के बैठे हुए हैं। किसके राशि में बैठे हुए ये देख लेना नितांत आवश्यक है। तो ये बुध के राशि में बैठे हैं, और बुध से 1 2 3 मैंने बताया था कि तात्कालिक मैत्री कब देखते हैं, तो ग्रह जहां से बैठा है वहां से 3 घर आगे और 3 घर पीछे। तो यहां से हम जाएंगे तो कैसे, तो 1 2 3 यानी कि बुध जो है वो तात्कालिक मैत्री बना के बैठे हुए, इनसे बुध का इनसे मैत्री संबंध है। वहीं पे 7वें भाव में राहु का बैठना, 7वें भाव में पापक ग्रह का बैठना, शनि के समान ही राहु फल प्रदान करते हैं। और लग्न में केतु का बैठना, 7वीं दृष्टि का कुंडली के 7वें भाव पे पड़ना, ये नेगेटिव पॉइंट है, ये नकारात्मक बिंदु है। वहीं पे इनके कुंडली में 7वें भाव पे मंगल की 8वीं दृष्टि, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, मंगल की 8वीं दृष्टि कहां पड़ी? तो इनके कुंडली के 7वें भाव पे। ये भी नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि जातिका जन्म लग्न से मांगलिक है, तो मांगलिक होने की वजह से और साथ ही साथ मंगल का कुंडली के 7वें भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से, और वहीं यहाँ पे देखा जाए तो 7वें भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव, वो जाके बैठे हैं कुंडली के 10वें भाव में। कैसे बैठे हैं? तो शनिदेव के साथ बैठे हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं। मैंने आपको बताया है कि बुध एक बालक ग्रह है, और बुध जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के समान फल प्रदान करते हैं। यदि पापक ग्रह के साथ बैठे हैं तो वो पाप पीड़ित हो जाते हैं और पाप और खराब फल प्रदान करते हैं। तो बुध का शनि से पीड़ित हो जाना, हालांकि जो बुध है वो 10वें भाव में उच्च राशिगत बैठे हुए हैं, ये बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ शनिदेव की 10वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10वीं दृष्टि कहां पड़ी? तो कुंडली के 7वें भाव पे। मैंने आपको बताया है कि किसी भाव पे 2 पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो उस भाव का नाश कर देते हैं। तो मंगल की 8वीं दृष्टि का पड़ना, शनि की 10वीं दृष्टि का पड़ना, राहु का बैठना, केतु की 7वीं दृष्टि का पड़ना, ये सब नकारात्मक पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है ये सब। एक और चीज जो व्यक्ति कहते हैं कि काल सर्प दोष जैसा कोई दोष नहीं होता है, उनके लिए यहां देखिए राहु और केतु के मदद से सारे ग्रह फंसे हुए हैं। तो इस कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है कि जब भी कुंडली के 1 2 3 4 और 5 घर यदि खाली हो जाएं और सारे ग्रह राहु और केतु के मध्यस्थ चले आए, तो कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है, जो जातक के विवाह में समस्या, वैवाहिक जीवन में समस्या या विवाह को लेकर समस्या, संतान प्राप्ति में समस्या या संतान होने के बाद संतान को लेकर समस्या, जातक नितांत
अथक प्रयत्नशील होकर के और निरंतर मेहनत करते रहता है, लेकिन मेहनत के बावजूद उसको फल प्रदान नहीं होता है, उसको फल नहीं मिलता है, प्रदान नहीं करते हैं राहु केतु, उसको उसके काम का क्रेडिट नहीं मिलता है काल सर्प योग में। वहीं शनिदेव जब भी कुंडली के सप्तम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो विवाह में विलंब करा देते हैं। तो सप्तमेश का शनि के साथ बैठना और सप्तम भाव पे शनि का दृष्टि पड़ना, ये वैवाहिक जीवन में विलंब का कारण बना। काल सर्प योग का होना भी, क्योंकि मैंने और भी बहुत सारे कुंडलियों का अध्ययन किया, उसमें मैंने देखा है कि काल सर्प योग यदि है तब भी वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं समस्या रहती है। तो ये तो मैंने बताया कि क्या कारण है जो विवाह नहीं हो रहा है। अब सवाल ये होता है क्या विवाह होगा? तो आइए चलते हैं। तो यहां पे कुंडली के आय भाव में लग्न के मालिक जो बृहस्पति बनते हैं कुंडली के आय भाव में बैठे हैं और उनकी नौवीं दृष्टि यहां जोड़ेंगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, नौवीं दृष्टि कहां पड़ी? तो कुंडली के सप्तम भाव पे। यानी कि किसी भी स्त्री के कुंडली में शुक्र उसके क्षमा कीजिए बृहस्पति उसके पति के कारक होते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पे है तो निस्संदेह विवाह तो होगा ही होगा। विवाह होने की संभावनाएं इस कुंडली में बनती हैं। तो सवाल है कि विवाह कब होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इनकी राशि जो है वो कौन सी राशि है? सिंह राशि। और जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो इनके कुंडली के छठे भाव में मकर राशि में नीच के होकर गोचर कर रहे हैं। जब इस वर्ष यानी कि 2021 में नवंबर के बाद जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंभ राशि में होगा तो इनके विवाह के योग बनेंगे। साथ ही साथ इनकी जो महादशा चल रही है वो राहु की दशा चल रही है, यानी कि इनको 4 मई 2020 से लेकर के और 4 नवंबर 2021 तक किसकी दशा? तो राहु में चंद्रमा की दशा। वही साथ ही साथ यहाँ पे 4/11/2020 से लेकर के और 22/11/2022 तक राहु में मंगल की दशा। राहु बैठे कुंडली के सप्तम भाव में और मंगल की दृष्टि यहां पड़ रही है। तो राहु में जब मंगल का इनको जब अंतर आएगा तो इनकी विवाह होने की संभावनाएं बनेगी। और क्यों? क्योंकि गोचर में ही बृहस्पति मैंने आपको बताया कि नवंबर में ही इनके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और ये योग भी इनको नवंबर में ही 4 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो ये जो समय है इनके शादी के लिए अनुकूल समय है और मुझे पूरा यकीन है यदि घर वाले प्रयत्नशील रहे तो इस समय इनका विवाह होने की संभावनाएं बन रही है, विवाह इनका हो जाएगा। और बुध भी यहां पे मैंने आपको बताना भूल गया कि बुध भी यहां मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और मंगल यहां पे 12वें भाव के स्वामी है। अब आइए चलते हैं इनके दूसरे सवाल की तरफ कि सरकारी नौकरी इनको क्यों नहीं मिली। मैं आपको बता दूं कि धनु लग्न में देवगुरु बृहस्पति का आय भाव में बैठना अत्यंत ही श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि जब भी लग्न का स्वामी आय भाव में जाएगा तो जातक के पास आय के कई सारे सोर्सेस बन जाएंगे। जातक कई तरह से जिंदगी में आय अर्जन करता है। तो स्कूल में भी पढ़ाती हैं और साथ ही साथ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हैं। अब इनका सवाल है कि सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिली। तो सरकारी नौकरी के कारक कौन? सूर्य। और सूर्य धनु लग्न की कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और सबसे ही महत्वपूर्ण ग्रह इस कुंडली में कौन है? तो सूर्य ही है। और सूर्य यहाँ पे देखा जाए तो कितने? तो 0 डिग्री पर यानी शून्य अंश में बैठे हैं। कहां? तो कुंडली के दशम भाव में। दशम भाव में सूर्य को कारकत्व तो प्रदान है। दशम भाव में वो दिग्बली हो जाते हैं, क्षमा कीजिए, दशम भाव में वो दिग्बली हो जाते हैं सूर्य। और यहाँ पे 9वें भाव के स्वामी को दशम भाव में बैठे हैं, यानी कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। धर्म का स्वामी कर्म में जाके बैठा है तो इसको बोलते हैं धर्म कर्माधिपति योग। धर्म कर्माधिपति योग जो है वो इस कुंडली में बना हुआ है, यानी जातक जितना धर्म करेगा उतना ही उसके कर्म की वृद्धि होगी। तो मैं इनको यही बताना चाहूंगा कि धार्मिक बन जाइए और पूजा पाठ कीजिए, सुबह शाम बैठ के और थोड़ा भगवान की आराधना कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। तो दशम भाव में सूर्य का बैठना कैसे? तो ये सम राशि में बैठे हैं 0 डिग्री पर, यानी मृतक प्राय होकर बैठे हैं, यानी कि सूर्य के पास बलाबल नहीं है, जिसके कारण सरकारी नौकरी में इनको असफलताओं का मुंह देखना पड़ा। यदि ये अपने सूर्य को मजबूत करती हैं तो सरकारी नौकरी इनकी होने की संभावनाएं बन जाएगी। क्योंकि ये स्त्री हैं और स्त्रियों को सरकारी नौकरी में कुछ छूट भी मिलता है, तो ये प्रयत्नशील यदि रहें तो इनको नौकरी मिलने की संभावनाएं बनती है। अब सब उस दूसरी बात मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहां पे कुछ उपायों की नितांत आवश्यकता है। बिना उपाय की इस कुंडली में
समस्याओं का इनको बार बार सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जा करके और अपने काल सर्प योग की शांति कराएंगे, त्र्यंबकेश्वर में जाके काल सर्प योग की शांति करवाएं वहां पे। और साथ ही साथ ये जो सूर्य जो कमजोर होकर बैठे हैं, सूर्य के लिए माणिक रत्न पहन सकती हैं। सूर्य भगवान को नित्य अर्घ्य प्रदान करें, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, क्योंकि इनके कुंडली में चंद्रमा भी सूर्य से नजदीक होने के कारण चंद्रमा भी इस कुंडली में अस्त है। चंद्रमा मन और सूर्य कौन, तो आत्मविश्वास, यानी कि इनका मन और आत्मविश्वास दोनों ही कमजोर है, जिस कारण से ये टिक के नहीं रह पाती है एक चीज पर। चंद्रमा जब खराब हो जाते हैं तो जातक का मन कहीं ना कहीं बहुत जल्दी बेचैन हो जाता है। तो चंद्रमा यहाँ पे अष्टम भाव के स्वामी भी हैं और चंद्रमा अस्त होकर बैठे हुए हैं, तो इनको अपने सूर्य को और चंद्रमा को दोनों को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि राहु, रवि, सूर्य और जो शनि है वो एक साथ बैठे हुए हैं। कुंडली मिला के विवाह करना नितांत ही आवश्यक है, तो कुंडली मिला के विवाह करें और साथ ही साथ जो मैंने इनको सूर्य के लिए उपाय बताया उपाय करें और प्रयत्नशील रहें, निस्संदेह सफलता इनको मिलेगी। मैं आपको एक और बात बता दूं कि सूर्य और शनि की युति की, जो सूर्य की भी और शनि की दोनों की दृष्टि कुंडली के चौथे भाव में पड़ेगी, जो पारिवारिक सुख का है। और सूर्य और शनि की युति जब भी होती है तो पारिवारिक समस्या ये लोग देते हैं, परिवार में कलह कलेश रहता है, दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं कलह कलेश रहता है। तो कुंडली मिला के विवाह करना बिल्कुल ना भूलें, कुंडली मिला के विवाह करें, विवाह आपका निस्संदेह होगा। कम 39 से 40 वर्ष के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया 39-40 में आपका विवाह इस वर्ष नवंबर के बाद होने की संभावना बनती है। सूर्य को मजबूत करेंगे, सरकारी नौकरी भी आपको मिलेगी। तो ये मेरे उपाय बताए हुए आप करें, निस्संदेह आपको लाभ होगा। तो एक छोटी सी जानकारी मैंने आपके समक्ष रखा, यकीन है आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप भी इनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में जाके कहिए। तो आपका दिन मंगलमय, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।